आज की क्लास में एक नए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। और इस नए सेशन की शुरुआत में आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना, ठीक है। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट सेक्शन है आपके एंटायर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें होती है कैलकुलेशंस मिनिमम, ठीक है, एकदम ज़्यादा मिनिमम। बस सब कुछ चीज़ें कैसी रहती हैं, कंसेप्चुअल रहती हैं, बराबर, बस ख़त्म बात। मतलब जैसे आप करते हो ना, मल्टीप्लाई किया, बड़ा बड़ा डिवाइड किया, ये किया वो किया, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे चीज़ें बहुत ही कंसेप्चुअल रहती हैं। डन, ठीक है मैडम। कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों का आइडिया ले लेते हैं, फिर आगे न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में मूव करेंगे। जैसे कि बेसिक पॉइंट नंबर 1 वो ये है कि अगर मान लेते हैं आपको कोई एक इन जनरल एक रिएक्शन दी है जिसमें आपको दिख रहा है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक स्पीशीज़ लिखी है ए, राइट साइड जाता हुआ एक एरो है और ए की पावर में सम पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है उस पर मत ध्यान देना, बट समथिंग पॉजिटिव है, प्लस उसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब ऑब्वियस है कि अगर ए पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स देकर ही तो कन्वर्ट हुआ होगा ना। डन, अच्छा। तो ऐसे केस में हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब एक रिएक्शन को देखकर आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाली है कि वो रिएक्शन आप लोगों की रिडक्शन वाली है, ठीक है। अगर आपको वो देख के आइडेंटिफाई करते आता है तो बहुत ही आसानी होगी इन प्रकार के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। जो ऑक्सीडेशन वाली स्पीशीज़ होती हैं, इनके सेल पोटेंशियल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए ई सिंबल का हम प्रयोग करेंगे। अब इसमें जब हम लोग सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं तो तरीका ये होता है रिएक्टेंट, सिंगल डंडी, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में कौन है, ए, सिंगल डंडी ए की पावर n पॉजिटिव, ऐसे लिखा जाता है। और ये चीज़ किसको इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। ये पर्टिकुलर चीज़ किसको इंडिकेट करती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। और अगर ये सारी कैलकुलेशन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे की जाए, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, 1 atm प्रेशर या फिर 1 कंसनट्रेशन, 1 मोलर कंसनट्रेशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अगर ये सारी कैलकुलेशंस की जाए तो इसी सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर में हम लोग बस एक नोट लगा देते हैं और फिर ये चीज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना कहलाते हुए ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाती है, ठीक है, ख़त्म। अच्छा, जैसे अब ऑब्वियस है कि अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन भी होता होगा। रिडक्शन में क्या होता है, व्हाट इज़ रिडक्शन, रेडॉक्स केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन इज़ बेसिकली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी स्पीशीज़ में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना। मान लेते हैं आपके पास एक एटम है बी की पावर n पॉजिटिव। आई डोंट नो तुमने इसमें एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, बट मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए और n इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद वो कन्वर्ट हो गया b में। सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ रिडक्शन। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स एरो में रिएक्टेंट के पास हैं यानी कि वो रिडक्शन है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड में हैं तो वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है, ऑक्सीडेशन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आपका ई, ठीक है। कन्वर्ट कहाँ से कहाँ हुए हैं हम, बी, n प्लस सिंगल डंडी बी इक्वल टू, सॉरी मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल को। अगर ये सारी कैलकुलेशंस, ठीक है, अगर ये सारी कैलकुलेशंस आपने मान के चलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में की हैं तो बस इसके ऊपर नॉट का सिंबल आ जाएगा इसकी रिप्रेजेंटेशन में, है ना। और ये चीज़ कहलाने लगेगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करना है इन द फॉर्म ऑफ आपका ऑक्सीडेशन, इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा, बराबर, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। एक जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पता होनी चाहिए
जिसके बेसिस पे कई बार आपको न्यूमेरिकल्स बनाने पड़ सकते हैं, वो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट लॉजिक, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है और जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, बराबर, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, बट साइन वाइज ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। यानी कि अगर मान के चलिए आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये लिख के दिया है E0, ठीक है, Zn/Zn2+, और इसकी वैल्यू दी है 0.8। ठीक है, यूनिट वगैरह मैं नहीं लिख रही हूँ। तो पहले तो ये आप आइडेंटिफाई करिए ये है क्या। तो आप जिंक से Zn2+ गए, मतलब अभी जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और बाजू वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये बेसिकली क्या है? एक ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस है और ऊपर नॉट लगा है। इसका मतलब ये जो डेटा आपको दिया है 0.8, ये डेटा दिया है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डेटा। अब क्वेश्चन वाले ने आपसे ये पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि अगर मुझे इसी पर्टिकुलर चीज़ का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, यानी कि ये चीज़ लिखनी है Zn2+/Zn, तो वो कितना होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि नीचे वाली जो रिएक्शन है वो ऊपर वाली रिएक्शन सेम है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ प्रोसेस उलट गई है, यानी कि यहाँ पे आप उसी स्पीशीज़ का रिडक्शन कर रहे हो। देन तो ये एक रिडक्शन वाली प्रोसेस है और इस रिडक्शन वाली प्रोसेस का आपको पूछ रहा है कि कितना होगा, आपको बताना है। तो ऐसे केस में आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि एक दोनों दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो अगर ऊपर वाला डेटा पॉजिटिव है मतलब ज़रूर ये क्या रहा होगा? -0.8 रहा होगा। ख़त्म हो जाता है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला डेटा है ना, ये आपके रिडक्शन पोटेंशियल वाला डेटा, ये जो मैंने आप लोगों को ये सारी ज्ञान की बातचीत दी, इस ज्ञान की बातचीत से फ़ायदा क्या है मैडम? क्यों निकाल रहे हो आप किसी भी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन वाला डेटा, आप उसके रिडक्शन वाला डेटा आप निकाल क्यों रहे हो? हम इसीलिए निकाल रहे हैं ताकि हम एक सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, हम एक सेल का EMF कैलकुलेट कर सकें, राइट। इसीलिए हम ये सारा का सारा डेटा क्या है? कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हमारा रीज़न क्या है इस सारा डेटा कैलकुलेट करने का? कि एक सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकें। अच्छा, क्या होता है सेल का पोटेंशियल? अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि किसी भी सेल का अगर आपको EMF कैलकुलेट करना है, किसी भी एक सेल का अगर आपको EMF कैलकुलेट करना है और मैं कहूं कि उस पर्टिकुलर सेल का EMF क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैम सेल के पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। पूरी दुनिया जानती है कि एनोड हमेशा करता है ऑक्सीडेशन और पूरी दुनिया जानती है कि कैथोड हमेशा क्या करता है? रिडक्शन। अगर आपकी ऐसी सोच है कि नहीं करके कैथोड तो पॉजिटिव होता है, नहीं एनोड तो नेगेटिव होता है, तो ये वाली सोच के साथ न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने मत बैठना। ये गलत मतलब अप्रोच है। हमेशा ये याद रखना कि एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन करता है, कैथोड हमेशा रिडक्शन करता है। तो एक सेल के पास एनोड और कैथोड दोनों होते हैं। तो कैथोड का जो भी पोटेंशियल है ना, कैथोड एक तो पहले क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है, बराबर। रिडक्शन जो भी वो कर रहा है ना कैथोड, उसका कुछ ना कुछ E की वैल्यू होगी, हाँ होगी, वो वाली E की वैल्यू, प्लस साथ में आपके पास एनोड है जो कि ऑक्सीडेशन करता है, उसकी भी कुछ ना कुछ E की वैल्यू होगी। तो उन दोनों E की वैल्यूज़ का एडिशन इज़ बेसिकली आप लोगों का EMF ऑफ द सेल, इज़ EMF ऑफ द सेल। बट मैं बताऊँ, इस वाले तरीके के थ्रू न्यूमेरिकल्स आप कभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। नेवर अप्रोच दिस टेक्निक, ठीक है। आप इसको कभी अप्रोच मत करिएगा। अच्छा, कभी नहीं। हम लोग हमेशा जब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको ये अप्रोच रखनी है कि EMF निकालते वक्त आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होना चाहिए दो इन्फॉर्मेशंस में से एक इन्फॉर्मेशन आपकी कैथोड वाली रिडक्शन में है और एनोड वाली ऑक्सीडेशन में है। ऐसा मत करना।
या तो पूरी इक्वेशन आप लोगों की ऑक्सीडेशन के टर्म्स में होनी चाहिए, या तो पूरी इक्वेशन आपकी रिडक्शन के टर्म्स में होनी चाहिए। क्यों मैडम, ऐसा क्यों आप करवा रहे हो? रीज़न क्या है इसका ऐसा करवाने का? क्योंकि हम लोगों ने कुछ रूल सेट किए कुछ काम करने के। तो एक्चुअली किसी भी सेल का जो हम ईएमएफ निकालते हैं वो बेसिकली हम लोगों ने डेटा अपना बनाया कि अच्छा एक काम करते हैं, हम सभी की रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया करेंगे और उस रिडक्शन पोटेंशियल के वाया करेंगे। तो यानी कि आपका जो एनोड का डेटा आपको जो मिला है ऑक्सीडेशन वाला वो नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे कि देखो भाई मेरे पास मेरी कैथोड है, उस कैथोड का रिडक्शन वाला डेटा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास ऑलरेडी है, वो मैं यूज़ कर लूँगा। लेकिन बात आ गई एनोड की। एनोड तो मैडम हमेशा ऑक्सीडेशन करती है, उसका अगर मेरे पास डेटा है भी तो ऑक्सीडेशन वाला डेटा है। बट आप कह रहे हो कि नहीं ऑक्सीडेशन वाला डेटा नहीं होना, हमको तो क्या कहते हैं रिडक्शन वाला डेटा होना। तो अभी तो आपको बताए थे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के निगेटिव होते हैं। तो यानी कि अगर आपके पास कोई डेटा है भी तो अगर आप साइन चेंज कर दो, जैसे प्लस ई एनोड लिखा है ना, तो अगर आप माइनस कर दो तो साइन चेंज करने से अब जो डेटा आएगा वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा होगा। और इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो चुकी है, आप लोगों के रिडक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट हो चुकी है ना, रिडक्शन के टर्म्स में। तो यही होता है किसी भी पर्टिकुलर सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट करने का तरीका कि आप कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है माइनस कर दो एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से। इससे आपको क्या पता चल जाता है, आप लोगों का सेल का ईएमएफ। ध्यान रखना कैथोड माइनस एनोड हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। अब चलो कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। बातचीत बहुत सारी हो गई, अब अगर सवाल नहीं करोगे तो ये पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। टॉपिक को समझने के लिए आपको ये अप्रोच लगानी होगी, ठीक है, ओके, ठीक है, कर लेते हैं। अब आपको कैसा है, चीज़ें रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दी होंगी। मतलब आपको जैसा होता है ना, अपन जब भी कोई सेल बनाते हैं, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल डंडी डबल डंडी से, उस नोटेशन में आपको चीज़ें दी हुई होंगी, ठीक है। वो नोटेशन आपको समझ में आना चाहिए, उस नोटेशन को आपको क्रैक करना है और उस नोटेशन के वाया आपको चीज़ों को आगे अप्रोच करना है। अगर आप वो नोटेशन क्रैक नहीं करोगे, वो नोटेशन आपको क्या कह रहा है उसमें आइडेंटिफाई अगर आप नहीं कर पाओगे तो सवाल फिर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इससे इस काम को करते करते आपको काफ़ी हद तक नोटेशंस के साथ भी आप फैमिलियर हो जाते हो। जैसे कि क्वेश्चन है, जिंक है, सिंगल डंडी, जिंक 2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन 1 मोलर। फिर आपको डबल डंडी दिया है, कॉपर 2+, ठीक है, 1 मोलर, और आपको सिंगल डंडी कॉपर। हमेशा आपको अपनी जो रीडिंग है वो लेफ़्ट टू राइट रखनी है, मतलब आप इस डायरेक्शन में रीड करेंगे। और सॉल्ट ब्रिज बेसिकली आप लोगों का ये जो डबल डंडी है ये किसको इंडिकेट करता है, ये सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है। और ये एक प्रकार का पार्टीशन है कि उस पर्टिकुलर स्पेस पर पहुंचते बराबर मुझे मेरी रीडिंग को क्लोज करना है और उसके आगे मुझे फिर से लेफ़्ट टू राइट रीडिंग कंटिन्यू करनी है। यानी कि उस सॉल्ट ब्रिज के पहले ये एक दुनिया है और उस सॉल्ट ब्रिज के बाजू में ये एक अलग दुनिया है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट आउट है, दोनों आपस में मिक्स्ड नहीं है ना, ओके। तो जो बेसिक सेल नोटेशन होते हैं, उन बेसिक सेल नोटेशंस के अकॉर्डिंग वो डबल डंडी को सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखो जब मैंने लेफ़्ट टू राइट रीडिंग करना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि लेफ़्ट टू राइट में हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं जिंक से जिंक 2+ में, जिंक से जिंक 2+ में। तो मेरे हिसाब से अब तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि तो है कि अपन ये देखकर आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 होती है, आप 0 से +2 गए, मतलब यहाँ पे ज़रूर आप लोगों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो डबल डंडी के उस तरफ की दुनिया है, यहाँ पे कॉपर 2+ से आप कॉपर में गए, है ना, मतलब आपकी पावर पहले +2 थी, +2 से आपकी पावर 0 हो गई, राइट। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है आप लोगों के सॉल्ट ब्रिज के इस तरफ का, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है,
डन। एंड रिडक्शन करता कौन है? रिडक्शन एक कैथोड करता है। ऑक्सीडेशन करता कौन है? ऑक्सीडेशन एक एनोड करता है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन या गिवन रिप्रेजेंटेशन को देखकर ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि उनमें से कैथोड कौन है, उनमें से एनोड कौन है। फिर अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया है, जैसे कि आपको डेटा दिया है E0 Zn2+ से लेकर Zn में अगर आप गए तो -0.76 वोल्ट, ठीक है। फिर आपको डेटा दिया है कि E0 कॉपर 2+ से अगर आप कॉपर में गए तो +0.34 वोल्ट, और आपको कैलकुलेट करना है E0 सेल का, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो देखिए Zn2+ से Zn गए। अभी आप अपने इसको देखो, यहाँ पे अगर मैं लेफ़्ट टू राइट रीडिंग करती हूँ तो इस लेफ़्ट टू राइट रीडिंग से मुझे क्या पता चलता है कि Zn2+ Zn में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि Zn की पावर पहले +2 थी और अब Zn की पावर 0 हो रही है। इसका मतलब ये डेटा एक रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा है। अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं कि मैडम लेकिन जिंक तो ऑक्सीडेशन कर रहा है ना। हाँ भाई, जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन उसने जो डेटा दिया है वो रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा दिया है। ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ अगर ऑक्सीडेशन कर रही है तो उसका सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन वाला ही डेटा पॉसिबल होगा। उसके दोनों डेटाज एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंड कि वो आपको क्या दे रहा है। ये डिड्यूस करना डेटा को रीड करके बहुत ज़रूरी है। कॉपर 2+ से आप कॉपर में गए, यानी कि इसका भी आपको रिडक्शन वाला डेटा दिया है। बस हमको तो अगर E0 सेल निकालना है तो E0 सेल निकालने का तो फॉर्मूला ही ये होता है कि आप कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल वाला डेटा है ना, उस डेटा को माइनस कर दीजिए किससे? एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल वाले डेटा से। ये तो हमारा फॉर्मूला है। तो इस बार तो बल्कि हमारा काम हमारे क्वेश्चन देने वाले ने आसान कर दिया है बहुत ही ज़्यादा। हमें सारा डेटा रिडक्शन के ही टर्म्स में दिया है, आपको सिर्फ वहाँ पे जाना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। तो कैथोड कौन है? कैथोड तो कॉपर है ना। हमने पहले ही देखो क्वेश्चन पेपर मिलते बराबर हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि हमारा जो कॉपर है ये बेसिकली हम लोगों का क्या है? कैथोड है। तो कैथोड के डेटा में हम किसको लिखेंगे? 0.34 को लिखेंगे। माइनस तो देखो बीच में रहेगा। एनोड कौन है? एनोड जिंक है, और उसका हमको रिडक्शन वाला डेटा चाहिए, और दिया भी रिडक्शन वाला ही है। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। ये होगा आपका आंसर, खत्म। ये देखो कितना आसान कार्य था, कितना ज़्यादा आसान। इसमें मैं बता रही हूँ ना, दो ही चीज़ें मायने रखती हैं। आप एक रिप्रेजेंटेशन को देखकर आप ये आइडेंटिफाई करिए पहले तो कि उसमें एनोड कौन है, उसमें कैथोड कौन है। उसके डेटा को देख के आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन सा डेटा है, रिडक्शन पोटेंशियल का है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है, बस खत्म। और फिर माइनस कर दो। ये बस दो काम होते हैं और कुछ नहीं होता इसमें। इससे रिलेटेड JEE में कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे गए, ठीक है। एक और बार काम करते हैं, जैसे निकिल सिंगल डंडी Ni2+, कंसंट्रेशन दी है 1 मोलर। डबल डंडी यानी कि हमारा सॉल्ट ब्रिज Ag+ 1 मोलर, फिर सिंगल डंडी दी हुई है Ag, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ डेटा मुझे दिया है। E0 मुझे दिया है Ni2+ से Ni वाला 0.25 वोल्ट्स। उसके बाद E0 मुझको दिया हुआ है Ag+ से Ag वाला कितना? 0.8। ऑब्वियस है मुझे E0 सेल कैलकुलेट करना है। सबसे पहली स्टेप आप आइडेंटिफाई करिए कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है। रीडिंग हमेशा लेफ़्ट टू राइट रखना, ठीक है। तो निकिल की पावर डेफिनेटली 0 रही होगी। 0 से आप +2 में जा रहे हो, यानी कि यहाँ पे पावर इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों का ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एनोड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? निकिल का हो रहा है। एंड अब देखो दो डेटा है, अगर एक डेटा का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कॉमन सेंस है कि जो दूसरा डेटा है अगर आप उसको लेफ़्ट टू राइट रीड करेंगे तो वो आपका एक कैथोड कहलाएगा, और वहाँ पे क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। यानी कि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, और हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि रिडक्शन किसका हो रहा है। अब चलते हैं डेटा के पास। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो डेटा हमको दिया है वो रिडक्शन वाला डेटा दिया है कि ऑक्सीडेशन वाला डेटा दिया है, क्योंकि ऑक्सीडेशन वाला डेटा हमारे कोई काम का नहीं है। हमको अगर कुछ होना तो हमको रिडक्शन वाला डेटा होना।
तो देखो आपको जो डेटा दिया है उसमें निकल 2+ से आप निकल में जा रहे हो। आप अभी भूल जाओ तुरंत कि निकल तो मैडम लेकिन ऑक्सीडेशन कर रहा है, वो भूल जाओ, कर भले ही रहा है, डेटा क्या दिया है वो देखो। तो डेटा आपको ये दिया है कि निकल 2+ से आप निकल में जा रहे हो, यानी कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी घट रही है। मतलब ये जो आपको डेटा दिया है ये डेटा रिडक्शन पोटेंशियल का है। Ag+ से आप Ag में गए, मतलब इसमें भी रिडक्शन हो रहा है, यानी कि दोनों ही डेटाज आपको किसके दिए हुए हैं, रिडक्शन के दिए हैं। ख़त्म कहानी। अगर आपको E0 सेल कैलकुलेट करना है तो आपका फॉर्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैथोड किसे कहा गया है, Ag। तो पहले Ag वाला डेटा यानी कि 0.8 है ना, फिर माइनस का साइन, फिर एनोड का डेटा, एनोड कौन है, निकल, और उसका डेटा है -0.25। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको पता चल जाना है कि आपका आंसर कितना आएगा। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं आपको E0 सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जैसे आपको जिंक है ना, यहाँ से आपको लिखा है कि ये जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ, कंसंट्रेशन 1 मोलर। आपका जो Pb2+ है ये 1 मोलर है, सिंगल डंडी Pb, और ये सॉलिड। डन। अच्छा, डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि E0 आपका Zn से Zn2+, ठीक है, इक्वल टू +0.76। आपको यहाँ पे E0 Pb से Pb2+ कितना दिया हुआ है, +0.13 वोल्ट। अगेन E0 सेल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको जो वो कंप्लीट स्टेटमेंट लिख कर दी है, डेटा की बात नहीं कर रही हूँ, उसको देख के आइडेंटिफाई करो कैथोड कौन है, एनोड कौन है। तो देखो लेफ़्ट टू राइट जब हमने रीडिंग स्टार्ट की तो जिंक से आप जिंक 2+ हो रहे हो, है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, एक एनोड का हुआ है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एनोड कौन है, जिंक। दो इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन जिंक के बारे में है, एक इन्फॉर्मेशन लेड के बारे में है। अगर जिंक ऑक्सीडेशन कर चुका है तो ऑब्वियस है कि जो रिडक्शन वाला डेटा है वो रिडक्शन किसका हुआ होगा, कैथोड का हुआ होगा, और कैथोड इस क्वेश्चन में रहा होगा लेड। ख़त्म। बस अब हमको हमारे डेटा की तरफ जाना है कि जो डेटा आपको दिया है वो कौन सा वाला डेटा दिया है, राइट। तो देखो डेटा में हमने इसको रीड किया, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ में। मतलब ये डेटा किसका दिया है, जब जिंक कन्वर्ट होता है जिंक 2+ में, यानी कि ऑक्सीडेशन। सोचो ये डेटा आपको दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, यानी कि आपको ये जो वैल्यू दी है +0.76 जिंक, यानी कि एनोड की जो ये वैल्यू दी है ये उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये आपको उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। अच्छा, Pb से Pb2+ में गए, ये भी आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। मतलब अभी तक जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन दे रही थी उसमें दोनों रिडक्शन थे, यहाँ पे दोनों ऑक्सीडेशन है। तो अगर आपको E0 ऑफ सेल कैलकुलेट करना है तो E0 ऑफ सेल तो स्ट्रिक्टली ये कहता है कि हमको हमारा काम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही होना। ख़त्म बात। हम ऑक्सीडेशन के टर्म्स में काम करेंगे ही नहीं। तो क्या करें, डेटा तो मैडम हमको ऑक्सीडेशन वाला दिया है लेकिन रिडक्शन वाला डेटा कहाँ से लाए। तो एक ही चीज़ तुम्हें अपने छोटे से प्यारे से दिमाग के अंदर स्टोर करके रखनी है कि ऑक्सीडेशन वाला डेटा और रिडक्शन वाला डेटा अलग अलग नहीं होता है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होते हैं, बस उनकी साइन अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैथोड कौन है, दिस Pb इज़ माई कैथोड, उसका ऑक्सीडेशन वाला डेटा दिया हुआ है। तुम चाहते हो कि उसका रिडक्शन वाला डेटा आ जाए, तो यहाँ आएगा -0.13। अगेन आपको जो एनोड है उसका भी ऑक्सीडेशन वाला डेटा दिया है, हम चाहते हैं कि हमारे पास उसका रिडक्शन वाला डेटा आ जाए, तो अगेन -0.76। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ख़त्म। मैं बता दूँ इस टाइप के क्वेश्चंस में एक ही जगह मिस्टेक होती है। पहली मिस्टेक पेपर के दिन गड़बड़ी में
आप मतलब आपने ये वाली स्टेप एकदम बराबर की, ऑक्सीडेशन सही आइडेंटिफाई किया, रिडक्शन सही तरीके से आइडेंटिफाई किया, आपने सही तरीके से आइडेंटिफाई किया कि वो डेटा जो दिया है वो ऑक्सीडेशन वाला है, कि वो डेटा आपका रिडक्शन वाला है, ये सब आपने अच्छे से किया, एकदम चकाचक, ठीक है। लेकिन जब इस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ पुट करने की बारी आई तो जल्दबाजी के चक्कर में कैथोड आप लोगों का लेड है, तो पहले कायदे से लेड का डेटा आना चाहिए, तो आपने ये डेटा आगे कर दिया, ये डेटा पीछे कर दिया। और मैं बता दूं, जैसे मान लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर 0.5 आंसर आ रहा है तो एक ऑप्शन वहाँ पे -0.5 का भी होगा उस बंदे या उस बंदी के लिए जिसने चीज़ों को उलट पुलट कर दिया है, ठीक है, जिसने आगे की चीज़ पीछे कर दी और पीछे की चीज़ आगे कर दी है। मैं सही बताऊं, जब मैं 11th में थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा फेवरेट चैप्टर था। इसमें ये वाले इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं मुझे बड़े पसंद आते थे। क्यों? कुछ करना नहीं रहता था ना, बहुत ही आसान किस्म के रहते थे, है ना। लेकिन जब क्या कहते हैं एग्ज़ाम हॉल में मैं बैठी JEE के, उस ईयर ही इस टाइप का क्वेश्चन आया था। एक नर्स इक्वेशन पे आया था, नहीं नर्स इक्वेशन पे नहीं आया था, एक आया था वो थर्मोडायनेमिक्स में जो इक्वेशन नहीं होती वर्क डन वाली, वो बड़ी सी आइजोथर्मल वाली 2.03 nRT log based and P1/P2 समथिंग लाइक दैट, है ना। एक वो वाला आया था बड़ा सा और एक ये वाला आया था। मैं लिटरली उस वक्त कम्प्लीटली ब्लैंक हो गई थी कि अरे यार ट्यूशन में तो इतने अच्छे से बन जाता था, अभी बन ही नहीं रहा है। तो फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए देखा तो मैंने यही गलती की थी, मैंने डेटास को इंटरचेंज कर दिया था, ठीक है, आगे का पीछे, पीछे का आगे। तो ये गलती क्योंकि मेरे पर्सनली मेरे द्वारा की गई गलती है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ये गलती आप रिपीट ना एक मिनट, इसीलिए मैं बता रही हूँ ये गलती तुम रिपीट ना करो, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है मैडम ये डेटा क्या हमको दिया रहेगा या फिर हमारी बुक में जो बहुत बड़ा सा चार्ट है वो चार्ट हमको रट्टा मारना पड़ेगा? नहीं, वो बड़ा सा चार्ट आप लोगों की जो किताब में है, आपको उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो कुछ क्वेश्चंस देखो इस पर्टिकुलर डेटा से रिलेटेड मैं तुमको दे रही हूँ आज की क्लास से रिलेटेड। कॉपी चेकिंग के दौरान आपको इन्हीं सारे सवालों को एक एक करके मैं आंसर भी शेयर कर देती हूँ। चलो क्या चेक कराना, तुम खुद टैली करके देखना कि तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको E0 सेल कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके। आपके पास है ZnS सिंगल डंडी, ZnSO4 एक्वस, कंसंट्रेशन नहीं दी है, कोई बात नहीं, हम लोगों को वैसे भी कंसंट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CuSO4 एक्वस सिंगल डंडी Cu सॉलिड। आपको डेटा दिया है E0, ठीक है, Zn/Zn2 प्लस इक्वल टू 0.76, E0 आप लोगों का कॉपर से लेके कॉपर 2 प्लस इक्वल टू -0.34। अब तुम ये बोलोगे कि मैडम आपने तो चीटिंग कर ली, जब आपने क्वेश्चन को सिखाया तब तो आप बड़े मज़े से लिख कर दे रही थी Pb2 प्लस Ni2 प्लस, और अब आप ZnSO4 लिख के दे रही हो, ये तो चीटिंग है ना, बराबर। तो भाई कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है। क्या चीटिंग है? ZnSO4 तुम्हें नहीं पता है कि Zn+2 को कहते हैं? फिर पता है ना? हाँ पता तो है, फिर क्या बोल रहे हो, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे डेटा हो गया, ठीक है, डन हो गया। अब आगे और क्या, अब ये स्टेप का क्वेश्चन तुमको अप्रोच करना है, अटेम्प्ट करना है और कहानी तुम्हारी ख़त्म, ठीक है। ये एक कैटेगरी ऑफ सवाल, ये जो मैंने बताया, ये मैंने बताया आपको वन कैटेगरी का सवाल, एक कैटेगरी का सवाल कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको E0 सेल वगैरह कैलकुलेट करने को आ सकते हैं, इस टाइप के एक कैटेगरी का। अब इसी में जो दूसरी कैटेगरी का सवाल फ्रेम किया जा सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के बाद, वो अब हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। ये हो गया एक टाइप सेल पोटेंशियल का, ये हो गया एक टाइप, ठीक है, कि इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिल सकता है, छुटपुट।
अब मैं करवा रही हूँ इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स। अब देखो टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स क्या कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, कुछ रिएक्शंस की इन्फॉर्मेशन दी होगी, जैसे कि मैं लिख देती हूँ S2, ठीक है, आपका O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्विलिब्रियम पर है, 2 टाइम्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव। आपको इस पूरी रिएक्शन का जो E0 है वो दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 2.01। ये निकाला कैसे, वो आपकी टेंशन नहीं है भाई, उसको जैसे निकालना था वो निकाल लिया, तुम उसकी टेंशन ना लो। वैसे निकालते कैसे, शी का प्रयोग करके, है ना। शी हमारी एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका हम उपयोग करते हैं बाकी लोगों के सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, तो शी का यूज़ किया गया होगा। खैर, और शी का हम लोग सेल पोटेंशियल आर्बिट्रीली कितना सेट कर लेते हैं, 0 वोल्ट। ओके, तो ये कितना हो गया आपका SO4 2 नेगेटिव, एक दूसरी इक्वेशन, प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इक्विलिब्रियम का साइन, फिर SO3 2 नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव, और इसका तुमको E0 दिया हुआ है -0.93 वोल्ट्स। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे E0 कैलकुलेट करना है, बट इस बार मुझे E0 किसी सेल का कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि इस बार मुझको E0 कैलकुलेट करना है एक रिएक्शन का। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, E0 कैलकुलेट करना है पूरी की पूरी एक रिएक्शन का। देखो, अभी तक मैंने तुमको ये सिखाया कि किस तरीके से सेल का E0 कैलकुलेट किया जाता है, बट इस बार तुम्हें E0 किसी सेल का कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, इस बार तुम लोगों को जो क्या कहते हैं E0 है वो एक रिएक्शन का कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, सादी मैथ्स है, मैं बता दूँ, सादी मैथ्स। बस आपको अपना पूरा फोकस इस बात पे रखना है कि आपको जिस चीज़ का E0 फाइंड करने का है, आपको जिस चीज़ का E0 फाइंड करने का है, उस E0 वाली चीज़ को क्या क्या होना। लेकिन जब आपको एक रिएक्शन का E0 कैलकुलेट करना होता है, जब आपको एक रिएक्शन का E0 कैलकुलेट करना होता है, तो E0 यानी कि पोटेंशियल कोई डायरेक्टली एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव या सब्ट्रैक्ट कर दो या डिवाइड कर दो वाली प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक रिएक्शन A है, इसका E0 X है, एक रिएक्शन B है, इसका E0 लेट से Y है। किसी ने पूछा कि A प्लस B वाली रिएक्शन का E0 कितना होगा, तो तुम बोलोगे मैडम X प्लस Y कर दो। नो, यू कैनॉट ऐड E, यू कैनॉट सब्ट्रैक्ट E, यू कैनॉट मल्टीप्लाई E, यू कैनॉट डिवाइड बाई E। आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये करना अलाउड नहीं है। फिर क्या करें, गाड़ी अटक गई। तो ऐसे केस में देखो, ये जो आपको डेटा दिया है ना E0 का, आप इसे कन्वर्ट करो। आप इसे ऐसे कन्वर्ट करो, आप इसे G0 के टर्म्स में कन्वर्ट करो। किसके टर्म्स में कन्वर्ट करो, G0। हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर को जब पढ़ा था तो एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप डिराइव किया था। क्या, डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू -n टाइम्स ऑफ E0 इंटू कैपिटल F। F मतलब वो फेराडे, याद आ रहा है, F मतलब फेराडे। ठीक है, फेराडे की वैल्यू मत पुट करना यहाँ पर, बट F मतलब फेराडे। तो अगर तुमको E0 दिया है, ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन का डेल्टा G0 निकालो, तो क्या तुम निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे, -n। मैडम n क्या लेंगे आप यहाँ पे, हाँ यार n क्या लेंगे, ये तो हमने सोचा ही नहीं। n यहाँ पे क्या लेंगे, तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गलती से भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना, ठीक है, गलती से भी ऑक्सीडेशन स्टेट मत निकाल लेना। n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर पहले से डेल्टा G0 वाला डेटा दिया हुआ रहता, अगर पहले से डेल्टा G0 वाला डेटा दिया हुआ रहता तो अच्छी बात थी, डायरेक्ट आप ऐड या डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, बट E0 के साथ नहीं कर सकते। ये कहीं लिख के रखो कॉपी के ऊपर,
जल्दबाजी में हम लोगों से गलतियाँ होती हैं, एग्ज़ाम में मैंने की हैं और देखा भी है लोगों को करते हुए। हाथ इस तरीके से हमारे सेट होते हैं कि अच्छा फट 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 ऐड कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, हम देखते ही नहीं है कि बाजू में जो डेटा है वो डेल्टा जी नॉट का डेटा है कि ई नॉट का डेटा है। अगर ई नॉट का डेटा है तो उसे कन्वर्ट करो डेल्टा जी नॉट में, गिव्स एनर्जी में, फिर जो करना है करो। बट अगर जी नॉट है तो डायरेक्टली कर लो, कोई कन्वर्जन की नीड नहीं है। अच्छा, दूसरी गलती यहाँ पे ये होती है, रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ फिट होती है इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद कि एग्जामिनर तो देगा, जो देगा ना वो तो यार मस्त है, मस्त एकदम बैलेंस करके देगा। और कई बार रिएक्शन आपको बैलेंस करके दी हुई होती है, लेकिन कई बार पेपर के दिन आपको बैलेंस करके नहीं भी दी होती है। और अगर आपने रिएक्शन बैलेंस नहीं की तो सोचो बिना बैलेंस किए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं आता। हो सकता है वहाँ पे 1 होता, हो सकता है वहाँ पे कुछ और होता, और आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो रिएक्शन का बैलेंस होना इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले एक नियम मान लें कि बैलेंसिंग चेक करनी है कि वो है कि नहीं है, भले ही उस बैलेंसिंग का यूज़ हो या उस बैलेंसिंग का यूज़ ना हो, ऑलवेज चेक। अच्छा ठीक है, अब आगे। ठीक है मैडम, तो माइनस तो रहेगा, n की जगह आएगा 2 टाइम्स, है ना। अच्छा, फिर इसकी जगह आ जाएगा आप लोगों का 2.01 और f की जगह f वैसे का वैसी। तो यहाँ से डेल्टा जो जी नॉट है मेरा, है ना, वो कितना आ गया, वो आएगा -4.02 f। f मतलब हम फेराड के टर्म्स में ही अपने आंसर को रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले डेटा को भी कन्वर्ट करो तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आप चेक करिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, दिस यू हैव टू चेक। ठीक है, अच्छा ठीक है, कर लेते हैं चेक। सो अब अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे तो लो, क्वेश्चन वाला आपके साथ गेम खेल गया, सेकेंड रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है। बताओ क्या बात कर रहे हो, चेक कर लो, सेकेंड रिएक्शन बैलेंस नहीं है। और अगर सेकेंड रिएक्शन बैलेंस नहीं है और तुम्हें लगेगा कि अच्छा पहली वाली रिएक्शन तो बैलेंस थी और तो सेकेंड वाली भी बैलेंस ही होगी, आप यहाँ पे तुरंत n की जगह 2 इलेक्ट्रॉन रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस जब आपने किया तो आपने देखा यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, ये वाला डेटा 4 हो गया, मतलब अच्छा वहाँ पे चेंज करना ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। सोचो बैलेंसिंग चेंज हो गई और अब आप लोगों के पास जो आपका n है वो n आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4 है। बताओ, सोचो कितना बड़ा धोखा हो गया यार हमारे साथ, कितना बड़ा धोखा। तो एक्चुअली में कैसा है, यही धोखा एग्ज़ाम हॉल में भी होता है। हमें लगता है कि चल रिएक्शन है, बैलेंस तो दी ही होगी, पहली वाली दी है तो दूसरी वाली तो दी ही होगी, फ्लो में हम भी बैलेंस नहीं करते। तो ये जो फ्लो होता है ना, इस फ्लो के चक्कर में ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। खैर, अभी बस कुछ नहीं करना है, चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अगर आपने किया देन इट इज़ 3.72 f, ये आ जाएगा, डन। अच्छा, तो मैंने मेरे दोनों डेटा को कन्वर्ट कर लिया जी के टर्म्स में। ठीक है मैडम, अब आगे क्या। अब देखो, आपको जिस चीज़ का ई नॉट निकालना है, आपको इस डेटा का ई नॉट निकालना है ना। अब आपको अपना पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर मैं इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ऐसा क्या करूं, ऐसा उनके साथ ऐसा क्या करूं कि मेरा ये इक्वेशन मुझको मिल जाए, ऐसा मैं क्या करूं। तो अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन को अपनी इक्वेशन नंबर 1 कहूँ और इस इक्वेशन को अगर मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 कहूँ और मैं सिंपली कह दूँ कि जाओ जाके इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करो, तो क्या होगा, जितना भी लेफ्ट पोर्शन होगा वो ऐड हो जाएगा। जैसे कि S2OA2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड इक्विलिब्रियम का साइन। जितना भी राइट साइड वाला डेटा है, राइट साइड वाला डेटा भी ऐड हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ SO3 2 नेगेटिव प्लस आपका 4 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। बैलेंसिंग करने के बाद अगर आपने रिएक्शन को ऐड किया है तो आपको उनके जो डेल्टा जी नॉट वाला जो डेटा है
उनके डेल्टा जी नॉट वाले डेटा को भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि -4.02 फेराड प्लस 3.72 फेराड, आपको इनको भी ऐड करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 टाइम्स ऑफ SO4 नेगेटिव, ये 2 टाइम्स ऑफ SO4 नेगेटिव दोनों तरफ से कट गया, है ना। क्या बचेगा, S2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O, फिर एरो, उसके बाद 2 टाइम्स ऑफ SO3 2 नेगेटिव प्लस 4 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। और बाजू वाले डेटा को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी आपको करना है उस बाजू वाले डेटा को भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 3.72 है और 4.02 है, यानी कि ये आएगा -0 कितना आप लोगों का 3 फेराड। इस इक्वेशन का ये क्या निकला, ये डेल्टा जी नॉट निकला, उस कंबाइंड इक्वेशन का। डेल्टा जी नॉट क्यों, क्योंकि हमने जिन चीज़ को ऐड किया है या हमने जिन चीज़ों को सब्ट्रैक्ट किया है वो डेल्टा जी नॉट थे। और क्या हमें इसी इक्वेशन का ई नॉट फाइंड करना है क्या, नहीं मैडम, इक्वेशन तो हमें इस इक्वेशन का तो ई नॉट फाइंड, एक मिनट कुछ गलती हो गई है क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 4 था ना, वो बैलेंस करने के बाद 4 आया था तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है, ये एक गलती हुई है। और उसके बाद दूसरी गलती, हाँ यहाँ पे SO3 है, ये मेरे से गलती हो गई। खैर, ये पर्टिकुलर चीज़ का ही क्या आपको ई नॉट फाइंड करने को बोला था क्या क्वेश्चन में, हाँ इसी चीज़ का, बट आप तो इसका जी नॉट फाइंड करके आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -n टाइम्स ऑफ F ई नॉट, ये डेल्टा जी नॉट कितना है, -0.3 फेराड -n, इस इक्वेशन में n कितना है 6, इसका ई नॉट मुझे ढूंढना है इंटू F, दोनों तरफ से F और F कैंसिल हो गया, दोनों तरफ से माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गया। सो यहाँ से आपके पास इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो ई नॉट है वो आ गया इतना। तो जब आपको 2 इक्वेशन दी जाए और किसी तीसरी इक्वेशन को पूछा जाए तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, अप्रोच करना है, ठीक है। 1-2 और न्यूमेरिकल्स इसके जैसे मैं करा के देती हूँ, है ना, ताकि दिक्कत ना लगे कि अच्छा क्या करवा रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। और करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। जैसे कि आपको बोला गया है कि आपके पास HOBr है, इसमें H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इक्विलिब्रियम का साइन Br2 प्लस H2O, इसका ई नॉट आपको दिया हुआ है 1.59 वोल्ट्स। दूसरी रिएक्शन है BrO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इक्विलिब्रियम का साइन Br2 प्लस आपका H2O, और इसका आपको ई नॉट दिया हुआ है 1.52 वोल्ट्स। डन। और आपको फाइंड करना है, आपको कैलकुलेट करना है ई नॉट किसका, इस रिएक्शन का जो मैं अभी लिख कर दे रही हूँ, ठीक है। BrO3 नेगेटिव प्लस 5 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्विलिब्रियम का साइन HOBr प्लस 2H2O। तो इसका मतलब आपको अपनी इन दोनों इक्वेशन से ये तीसरी इक्वेशन तक पहुंचना है। तो आप पहले ये देखो कि आपकी तीसरी इक्वेशन में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। तो आपने देखा कि अच्छा मेरी तीसरी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में BrO नेगेटिव है, BrO3 नेगेटिव है, इसका मतलब ये BrO3 नेगेटिव मुझे रखना है। आपने देखा कि मेरे पास H प्लस भी है उस इक्वेशन में, मतलब मुझे इन दोनों H प्लस को भी रखना पड़ेगा साथ में। आपने देखा कि उस फाइंड करने वाली इक्वेशन के पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी रखना पड़ेगा। आपने देखा कि मेरे को जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसमें मुझको राइट साइड में HOBr चाहिए, तो मुझको इस HOBr को भी रखना पड़ेगा, मुझे H2O को भी रखना पड़ेगा। लेकिन जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है
उसमें कहीं भी Br2 नहीं है यार, उसमें कहीं भी Br2 नहीं है। इसका मतलब ज़रूर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंक्लूजन्स, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मुझे ये पता चला कि ज़रूर यहाँ से Br2 को क्या किया गया है, एलिमिनेट किया गया है। ज़रूर यहाँ से Br2 क्या हुआ है, आप लोगों का एलिमिनेट हुआ है, राइट। अब देखो, ओके ठीक है मैम, एलिमिनेट हो गया। अब इसको एलिमिनेट कैसे किया होगा? आप अगर मैं आपको दो इक्वेशन दे दूँ, x + y = 10 और 2x + y = 6, और मैं कहूँ कि ये y एलिमिनेट करना है, तो आप इस y को कैसे एलिमिनेट करोगे? खुद सोचो, बताओ, खुद सोचो कि कैसे एलिमिनेट करोगे। आप बोलोगे ना मैडम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट जाएगा। तो वैसे ही अभी देखो, यहाँ पे Br2 राइट साइड में है और नीचे वाली इक्वेशन का भी Br2 राइट साइड में, दोनों सेम साइड में है। केमिस्ट्री में जब कोई भी दो स्पीशीज़ सेम साइड में होती हैं तो वो ऐड होती हैं, ठीक है, और अगर अपोजिट साइड में होती हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब कट जाती है। जैसे ऊपर में हमारा एक तरफ SO4 नेगेटिव था, दूसरी तरफ SO4 नेगेटिव था, इसीलिए वो कट गया। तो क्योंकि बाय ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि पहले तो मुझे Br2 को एलिमिनेट करना है, और दूसरा मुझे ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों इक्वेशन में Br2 सेम साइड में है। अब क्योंकि Br2 सेम साइड में है, देयरफॉर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ठीक है, मैं इनको एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन करना तो है, ये मैं श्योर हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? इसके लिए मुझे किसी एक इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब उसके लेफ़्ट वाले पार्ट को राइट वाले पार्ट में और उसके राइट वाले पार्ट को मुझे लेफ़्ट वाले पार्ट में, मुझे इक्वेशंस को रिवर्स करना पड़ेगा। इक्वेशन अगर रिवर्स होगी तो प्लीज़ कीप इन माइंड, लोग इसको भूल जाते हैं, जो बाजू में डेल्टा G0 की वैल्यू होगी, ठीक है, वो भी रिवर्स होगी, ठीक है। कई बार लोग सिर्फ इक्वेशन रिवर्स कर देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि डेल्टा G0 की जो वैल्यू है, अगर आप इक्वेशन को रिवर्स कर रहे हो तो वो वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में, वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। बट मैडम किस इक्वेशन को रिवर्स करें? कोई घर की खेती है क्या कि किसी को भी उठा के रिवर्स कर दिया? अगेन हमने ऑब्जर्व करके ये देखा कि जो चीज़ हमें टू फाइंड करनी है, उस टू फाइंड में BrO3 नेगेटिव लेफ्ट साइड में है और HOBr राइट साइड में। तो तुम बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे को BrO3 नेगेटिव को रिवर्स कर देना चाहिए? नहीं मैडम, ये आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे मेरा BrO3 नेगेटिव राइट साइड चला जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि मेरा BrO3 नेगेटिव लेफ्ट का लेफ्ट में ही रहे, इसीलिए हम BrO3 नेगेटिव को रिवर्स नहीं कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, रिवर्स करने वाले हैं। मतलब तुम समझ रहे हो मैं कैसे डिसाइड कर रही हूँ कि किसको रिवर्स करना है और किसको नहीं? ये कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही है आपको, मैं बता दूँ, ये सादी लॉजिक से, सादे गणित है। केमिस्ट्री तो है ही नहीं, केमिस्ट्री तो थ्योरी थी जो कि हम ऑलरेडी गुजरे ज़माने में कवर कर चुके हैं। ये सिर्फ लॉजिक्स हैं। खैर, ऐसा होगा वैसा होगा, इट इज़ लाइक कि आप कोई पहेली सॉल्व कर रहे हो, आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हो, है ना, कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ठीक है। तो आपने इक्वेशन को रिवर्स करना है, बट इक्वेशन को रिवर्स करने से पहले या इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी इक्वेशन जो आपको दी हुई है वो बैलेंस है या वो बैलेंस नहीं है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो भाई उसको बैलेंस करो, और ये चेक करना है कि उसका जो आपको डेटा दिया है वो G वाला डेटा होना चाहिए, E0 वाला नहीं। तो पहले तो मैडम बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो आपने देखा, अरे यार ये तो बैलेंस ही नहीं है, तो भाई इसको बैलेंस करो। कैसे करेंगे मैडम इसको बैलेंस? यार बैलेंसिंग तो तुमको आनी चाहिए ना, मेरे से क्या पूछ रहे हो कि बैलेंस कैसे करेंगे? रेडॉक्स में सिखाया है ना, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस किया, 2 आया, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। अगर कोई इंसान बैलेंसिंग भूल चुका है, क्योंकि ये नॉर्मल बैलेंसिंग नहीं है जो कि आपने कक्षा 10वीं में सीखी थी, है ना,
ये वो बैलेंसिंग है जो हमने रेडॉक्स में सीखी थी, तो थोड़ा रेडॉक्स के नोट्स को रिवाइज कर लेना ताकि आपको पता चल जाए। अब मेरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तुरंत रिएक्शन के बैलेंस होने के बाद उसका डेल्टा जी नॉट आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है माइनस एन, एन मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, इंटू ई नॉट यानी कि 1.59 इंटू एफ। तो 1.59 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करना है, ठीक है। 2 9 18, ये हो गया कैरी 1, ओके। तो ये आ जाएगा 3.18 फेराड, डन। अब साथ ही साथ में ये हो गई स्टेप नंबर 1, ये हो गई स्टेप नंबर 2, और अब स्टेप नंबर 3 में हम इसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि हमको चीज़ों को काटना है। जानते हो ना तुम? हाँ मैडम जानते हैं, काटना है। तो ये काटने के लिए मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट वाला डेटा राइट साइड में और राइट साइड वाला डेटा लेफ़्ट पार्ट में, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा Br2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O, ये हो गया डबल एरो 2 टाइम्स ऑफ HOBr प्लस 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या मेरे डेल्टा जी नॉट के डेटा पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? यस, उसकी भी साइन चेंज होगी। जो अभी -3.18 है वो +3.18 एफ हो जाएगा, राइट। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हम हमारी स्टेप नंबर 4 में, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? BrO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद है Br2 प्लस H2O। सबसे पहले यार तो आप इसका ये चेक करो कि ये रिएक्शन आपको बैलेंस दी है कि नहीं दी है। तो तुम बोलोगे मैम ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, तो रेडॉक्स के वाया आप इसे बैलेंस करो। रेडॉक्स की बैलेंसिंग अगर भूल गए हो तो एक बार रिकॉल करो। पेपर में अगर बैलेंसिंग नहीं बनेगी ना, मैं बता रही हूँ मर जाओगे। बैलेंसिंग बनना बहुत ज़रूरी है। ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 12 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 6, डन, ठीक है, डन। अब बैलेंसिंग करने के बाद ये जो डेटा है, इस डेटा को कन्वर्ट करो आप डेल्टा जी नॉट के टर्म्स में। यहाँ पे n कितना है, दैट इज़ 10, इंटू ई कितना है 1.52, और यहाँ आ जाएगा f। तो अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 15.2 माइनस में आएगा, ये होगा हमारा आंसर। अब मुझे ये दोनों इक्वेशन मिल गई। अब मैं क्या करूँ इन दोनों इक्वेशंस को? इन दोनों इक्वेशंस के साथ आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि ये दोनों इक्वेशन में Br2 कट जाए। क्यों चाहते हो मैडम आप Br2 को काटना? आपको Br2 अच्छा नहीं लगता है क्या? क्या कोई खुन्नस है आपकी Br2 से? क्या आपको गुस्सा आ रहा है Br2 को देखकर? भाई मैं Br2 को इसलिए काटना चाहती हूँ क्योंकि जो चीज़ मुझे टू फाइंड करनी है, इस टू फाइंड वाले डेटा में Br2 नहीं है। मेरी कोई Br2 से खुन्नस नहीं है, मैं सिर्फ इसीलिए Br2 को काटना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा जो Br2 है, उस Br2 की कोई काम ही नहीं है मेरे टू फाइंड वाले पार्ट में। खुन्नस नहीं है मेरी Br2 से कोई। अच्छा ठीक है, तो अब आप देखिए आपका जो Br2 है इस इक्वेशन में लेफ़्ट साइड है, इस इक्वेशन में राइट साइड है। अगर दो स्पीशीज़ अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनको आप सीधा सीधा ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे लेफ़्ट वाले पार्ट ऐड हो जाएंगे, फटाफट ऐड करो मैथ्स के जैसे। Br2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस 2 टाइम्स ऑफ BrO3 नेगेटिव प्लस 12 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव प्लस 10 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सारे राइट वाले पार्ट ऐड हो जाएंगे। 2 टाइम्स ऑफ HOBr प्लस 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस आपका Br2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ H2O। अब देखो ये वाला Br2 और ये वाला Br2 कट गया है ना। अच्छा, अब जो चीज़ें बची उनको थोड़ा सॉल्व करो, मतलब लाइक टर्म्स एक तरफ करो वगैरह वगैरह, है ना। देखो तो जैसे ये 2H2O है, इस 2H2O को मैं राइट साइड शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस तरफ 6H2O है। ओके, तो 2 टाइम्स ऑफ BrO3 नेगेटिव यहाँ बचेगा। ये जो 2H पॉजिटिव है इसे लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि इधर 12H पॉजिटिव है। तो जब प्लस 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव यहाँ आएगा तो -2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैथ्स में आप कैसे करते हो प्लस माइनस, बस वैसे ही।
तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव। अच्छा, ये बाजू में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा +8 इलेक्ट्रॉन्स। उधर बचेगा 2 टाइम्स ऑफ HOBr प्लस आपका बचेगा 4 टाइम्स ऑफ H2O। तो क्या एक बात बताइए, आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया? हाँ मैडम, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हो तो इन दोनों इक्वेशंस के ये जो डेटा है ना, ये डेटास को भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब जैसा जैसा आप इक्वेशन के साथ करते हो वही सेम चीज़ आपको उनके डेटा के साथ भी करनी पड़ती है। ठीक है, उनके डेटा के साथ भी वही सेम चीज़ करनी पड़ती है। अच्छा, यानी कि अगर 2 इक्वेशंस ऐड हुई हैं तो ऐड करो उन डेटास को भी। अगर दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 किया गया है एलिमिनेट करने के लिए, जैसे मैंने कल कॉलरॉश लॉ में सिखाया था, वैसा एलिमिनेट करने के लिए तो डेल्टा जी भी एलिमिनेट होगा। सर मतलब वो भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, है ना। तो इसको जब मैंने सबट्रैक्ट किया तो ये फाइनल आंसर आया -12.02 फेराड। क्या मुझे यही चीज़ फाइंड करनी थी? क्या चेक करिए, क्या यही फाइंड करने को बोला गया था? चेक करिए, फाइंड करने को बोला गया था BrO3 निगेटिव। फिर अभी नंबर्स को मत देखो, ये देखो कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास लेफ्ट साइड में BrO3 निगेटिव भी है, H पॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है। राइट साइड में HOBr है एंड राइट साइड में H2O है। तो राइट साइड में देखो मेरा भी HOBr है और मेरा भी H2O है, बट क्वेश्चन में BrO3 निगेटिव का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे मेरे BrO3 का कोएफिशिएंट 2 है। तो पूरी एंटायर इक्वेशन को हमने डिवाइड बाय 2 किया, तो ये हो जाएगा BrO3 नेगेटिव प्लस 5 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे आपका HOBr प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O। डन। अच्छा, उसके बाद आपने जो डिवाइड उस इक्वेशन को किया है वही सेम डिवीजन आपको उस तरफ उसके डेल्टा जी नॉट वाली वैल्यू में भी करना पड़ेगा। तो जब आप उस तरफ डिवीजन करोगे तो वो हो जाएगा -6.01 फेराड। तो यानी कि आपके पास जो इक्वेशन पूछी गई थी उस इक्वेशन का आपको क्या मिल गया है? उस इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट मिल गया है। हो सकता है आपको एग्जाम में उस इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट ही पूछे वो कि भाई बता इस पर्टिकुलर इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट कितना है, बट राइट नाउ मेरे क्वेश्चन में डेल्टा जी नॉट नहीं पूछा है, ई नॉट पूछा है। तो जी नॉट से अब वापस तुमको ई नॉट में जाना है। तो वापस कैसे जाएंगे? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -n टाइम्स ऑफ ई नॉट इंटू एफ। डेल्टा जी नॉट आपको कितना दिया है? -6.01 माइनस n कितना है? n इज यूर 4। इस क्वेश्चन में n इज 4। ई नॉट आपको ढूंढना है, f वैसे का वैसे, माइनस माइनस दोनों तरफ से गए, f अच्छा यहाँ भी था, ये भी गया। तो आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे ई नॉट की क्या वैल्यू आएगी? 6.01 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये आएगी आपकी वैल्यू। निकाल लेना यार कितना आता है, वोल्ट्स। तो इस तरीके से आपको कोई 2 इक्वेशंस दी होती हैं और आपको उन 2 इक्वेशंस की मदद से क्या करना होता है? अपनी उस टू फाइंड वाली इक्वेशन को कैलकुलेट करना होता है। मैक्सिमम बच्चे पता है इस सवाल को छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। मैंने देखा है लोग इस सवाल को छोड़ देते हैं क्योंकि वो दिमाग ही नहीं चला पाते हैं कि क्या एलिमिनेट करना है ना। एलिमिनेट करने के लिए जो चीज़ है, एक लेफ़्ट साइड है एक राइट साइड है, वो ये दिमाग ही नहीं चला पाते, या मैं कहूँ दिमाग चलाना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कोई 10th क्लास के जैसा होना चाहिए जिसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट की, डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। खैर, एक छोटे से और क्वेश्चन को करते हैं और इसके साथ चीज़ों को कवर करेंगे, है ना। ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है, रुको 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 नहीं, खैर रहने दो, नीड नहीं है। नहीं, कोई नीड नहीं है इसकी। खैर फिलहाल अभी इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ रोकते हैं। कल की क्लास में हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उसके लिए तुम थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज करके रखना। स्पॉन्टेनिटी वाले टॉपिक को हमने पूरा पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होती है कब नहीं होती है, उसकी कुछ कंडीशंस पढ़ी थी,
है ना। थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाए थे उस वक्त भी बताया था, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ाए थे तब भी बताया था। तो कल हम उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे कि गिवन इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको ये बताना है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, है ना, ये सब आपको बताना है। अच्छा, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों को ये बताना है कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो उस इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा। जैसे तुम्हें याद होगा, हमने हमारे सिलेबस में 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े हैं। एक पढ़ा है मॉल्टन NaCl और एक पढ़ा है हमने आपका क्या नाम है उसका, एक्वस के NaCl। मॉल्टन NaCl तो यार बहुत ही सिंपल है कि एक तरफ सोडियम बनेगा, एक तरफ क्लोरीन बनेगा। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जब हम एक्वस की बात करते हैं तो एक्वस में H2O जो है वो भी कंपटीशन में आ जाता है। H2O के आयंस भी कंपटीशन में आ जाते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव Na+ और Cl नेगेटिव से कॉम्पीट करने। तो हमें देखना पड़ता है, हमें डेटा देखना पड़ता है कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, किसका ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। और उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करते हैं कि कौन प्रिफरेंशियली कैथोड पे ऑक्सीडाइज होगा या कौन प्रिफरेंशियली कैथोड पे ऑक्सीडाइज होगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस। तो कल हम वो वाला टॉपिक भी कवर करेंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है, डेटाज आपको लिख के दिए होते हैं, ऑब्वियस है कि डेटा आपसे तो एक्सपेक्ट करेगा नहीं कि आप रट्टा मार के बैठे हो, है ना। और आपको दिया रहता है कि बताओ इस सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलिसिस की गई, तो डेटा के देख को बताओ कि कैथोड पर क्या बन रहा होगा और एनोड पर क्या बन रहा होगा, है ना। इस तरीके से चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। तो बस फिलहाल के लिए आज का डिस्कशन यहीं पे रोकते हैं, इसके आगे की क्लास